हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सलमान वेलकमिंग टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी आईक्यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म में। सुप्रभात। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने इस प्रोग्राम में, जो कि जीएस फॉर प्रीलिम्स के लिए है, इसमें हम अलग अलग विषयों के अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हर एपिसोड में आप सभी के सामने क्वेश्चन के फॉर्मेट में उन पर डिस्कशन करते हैं। तो ये सेशन बहुत ही मजेदार रहता है और आपका जिस तरह से रिस्पॉन्स रहा है अभी तक, उसके मद्देनजर हम देखें तो हम अपनी सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि जो एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन में आपसे त्रुटियां हो रही हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो। हमारा यही मकसद है। और सबसे पहले मैं आप सभी के लिए आने वाली होली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। पूरी स्टडी आईक्यू पीसीएस टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सभी की होली के लिए। और ऐसे स्टूडेंट जो कि अपनी तैयारी के लिए सोच रहे हैं, यानी कि किसी कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करने की वो सोच रहे हैं और अपनी तैयारी की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही सही अवसर है कि होली के इस अवसर पर स्टडी आईक्यू पीसीएस की तरफ से मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप इस डिस्काउंट का लाभ उठा करके हमारे साथ इनरोल हो सकते हैं। अलग अलग स्टेट्स के कोर्सेज यहां पर आप सभी को मिल जाएंगे। अच्छा, सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोग चाहें तो एक बार सेशन को लाइक भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रतिक्रिया जो होती है हमें और भी बेहतर करने के लिए तत्पर करती रहती है। तो हम कमिटेड हैं कि एक्सेल करें, जिससे कि आप सभी का जो भी रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा हो। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आप सभी को दे दिया जाए कि ये जो होली की सेल चल रही है, इसमें अगर आप मेरा कोड सलमान लाइव कोड यूज करके कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। और इसकी अगर बात करें तो जो बैचेस की शुरुआत होगी ये 29 मार्च से इन बैचेस की शुरुआत हो जाएगी। तो फटाफट अपनी सीट को आप चाहें तो बुक कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर कोर्सेज अवेलेबल हैं? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, ये तमाम स्टेट हैं। आप इनमें से किसी भी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल राइट टाइम है कि आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। यहां पर बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको गाइड किया जाता है। प्रीलिम्स के लेवल पर, मेंस के लेवल पर, इंटरव्यूज के लेवल पर पर्सनल मेंटरशिप आपको कराई जाती है। पर्सनल मेंटर आपको दिया जाता है। जैसे ही आप कोर्स में इनरोल करते हैं तो एक पर्सनल मेंटर का नंबर आपको दे दिया जाता है, जिससे कि आप क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, या जब तैयारी के दौरान आप कभी भी डिमोटिवेट होते हैं, आप हतोत्साहित हो जाते हैं, कभी हेल्थ इश्यूज को लेकर के, कभी इस तरह की चीजों को लेकर के, इतना लंबा सिलेबस है, कैसे तैयारी होगी, तमाम पहलुओं पर ये जो मेंटर होते हैं वो आपको गाइड करते हैं, स्ट्रेटजी बना करके देते हैं कि कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। डेली बेसिस पर आपको स्ट्रेटजी भी बना करके दे देंगे, जिससे कि आप किस किस सेगमेंट को कब कब आप पढ़ें, किस तरह से रिवीजन करें। यहां पर पूरे आपको आंसर राइटिंग सेशंस मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल जाते हैं। इसके अलावा यहां पर 1000 घंटे से ज्यादा आपको लाइव सेशंस मिलते हैं। कभी आपकी लाइव सेशंस छूट जाते हैं तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल होती हैं, जिनको आप अनलिमिटेड टाइम्स एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज भी आपको यहां पर कराए जाते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन भी आपको यहां पर कराए जाते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। तो ये तमाम सारी इस कोर्स की स्पेसिफिसिटी है। यहां पर पर्सनल मेंटर 1-to-1 वाला जो मेंटोर है वो यहां पर इस कोर्स की सबसे ज्यादा खासियत है। तो फटाफट इसमें अपनी सीट बुक करिए और सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करके हमारे साथ आप इन पेड बैचेस में इनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है हेरिडिटरी है, यानी कि आनुवंशिकता। अब इससे संबंधित क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डी व्रीज, चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट मॉर्गन। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डी व्रीज, चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट मॉर्गन। ये आपका सवाल है। आप आगे बढ़ने से पहले इसका क्या उत्तर होगा इसको बताने से पहले आप सभी को एक चीज यहां पे भी बता दूं कि पूरी की पूरी जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ठीक है, ये इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप यहां पर जुड़ करके इस पूरे सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट जो भी सामग्रियां हैं, मटेरियल्स हैं, वीडियोस हैं, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। लगातार आप वहां पर मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप इस पर ज्वाइन करके मेरे साथ वहां पर बातचीत भी कर सकते हैं। कोई डाउट्स होता है तो तमाम सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन इस पर्सनली अगर आप कुछ गाइडेंस चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ सकते हैं। स्टडी विद सलमान सर, स्टडी आईक्यू इस नाम से मेरा चैनल है। तो चलिए
चलिए बात कर लेते हैं सवाल के ऊपर। सवाल क्या था, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिन्होंने पी प्लांट पर, स्वीट पी पर, जिसका वैज्ञानिक नाम पसाइवम सटाइवम है, उस पर इन्होंने अपने रिसर्च किए थे और इन्होंने इस रिसर्च के आधार पर 3 नियम दिए थे जिन्हें हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दिया गया था? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था। इसके अंतर्गत इन्होंने 3 नियम बताए थे, उन पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल के जन्म की बात करें, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में इनका जन्म हुआ था। कहां पर, कहां के थे ये? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में इनका जन्म हुआ था। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो बेसिकली लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स, यानी कि आधुनिक जेनेटिक्स का पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला सवाल है, द क्लासिकल मेंडल्स वर्क ऑन हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज परफॉर्म्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म। किस पर इन्होंने परफॉर्म किया था? आपके ऑप्शंस है ड्रोसोफिला, स्नैपड्रैगन, गार्डन मटर, मीठी मटर। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा गार्डन मटर हो जाएगा। ठीक है, तो गार्डन मटर पर यहां पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था, जिसका वैज्ञानिक नाम पसाइवम सटाइवम है। इसे कहीं कहीं पर मीठी मटर भी कह देते हैं, तो स्वीट पी भी कह देते हैं। तो उसको अगर यहां पर स्वीट पी और गार्डन मटर आ जाए तो गार्डन मटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। पसाइवम सटाइवम, गार्डन मटर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, संकरण किसमें कराया गया था? अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है, हाइब्रिडाइज का क्या मतलब होता है कि एक जब 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच मेटिंग कराई जाती है तो उससे जो होने बनने वाली स्पीसीज होती है उसी को हम हाइब्रिडाइज्ड कहते हैं या संकर प्रजाति कहते हैं। तो इस पर बातचीत करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन वाज एक्सपेरिमेंटेड ऑन गार्डन पी प्लांट्स फर्स्ट बाय द ग्रेगर जॉन मेंडल आफ्टर स्टडीइंग द 7 टाइप्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ पी। ही रेंडर्ड द 3 लॉज। कौन कौन से नियम थे? जैसा कि मैंने पहले बताया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। 3 नियम इनके द्वारा दिए गए, जिसकी हिंदी में अगर देखें तो प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण का, ये 3 नियम इनके द्वारा दिए गए थे। किसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था? गार्डन पी के ऊपर। गार्डन पी पे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे? इसमें देखिए 7 टाइप्स ऑफ क्वालिटीज, 7 तरह की क्वालिटीज के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। उन क्वालिटीज की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी क्वालिटीज थी? तो उसमें सबसे पहले पी का शेप क्या था? जो मटर थी इसका शेप क्या था? ठीक है, इसके शेप के ऊपर, यानी कि ये राउंड थी या रिंकल थी? राउंड और रिंकल, इसका शेप कैसा था? इसके बाद इसके कलर पर भी इन्होंने किया कि ये जो है येलो था या ग्रीन इसका कलर था। 2 कैरेक्टर ये हो गए। इसके अलावा जो तीसरा कैरेक्टर देखे तो जो फली थी, फली जो मटर की फली होती है, पॉड यानी पी पॉड, पी पॉड का शेप कैसा था? इसका शेप कैसा था? इसको भी इन्होंने चेक किया। पी पॉड की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रिक्टेड था या इन्फ्लेटेड था? ठीक है, तो 3 कैरेक्टर ये हो गए। इसके बाद इसके भी कलर पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इसके कलर की अगर बात करें तो कौन सा कलर इसमें देखा गया था? इसमें भी ग्रीन और येलो कलर ही देखा गया था, यानी कि इसका रंग जो है फली का वो ग्रीन है या येलो है। ठीक है, कितने हो गए? 4 इसके क्वालिटीज हो गई। इसके अलावा अगर देखें तो फ्लावर का क्या कलर क्या था? जो पी मटर होती है, गार्डन मटर, उसके जो फ्लावर है, तो फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर, ये 5वीं क्वालिटी हो गई। 6ठी क्वालिटी अगर हम देखें तो प्लांट्स का साइज क्या था? टाल था कि ड्वार्फ था? यानी कि लंबा था कि बौना था? ये एक क्वालिटी थी जिसपे इन्होंने रिसर्च किया। यानी कि इन तमाम क्वालिटीज को देखते हुए इन्होंने गार्डन पी पर रिसर्च किया था। इसके बाद पोजीशन ऑफ फ्लावर,
यानी कि जो फ्लावर है वो टिप पर लग रहा है, एक्सियल इसकी पोजीशन है, यानी कि टिप पर ये जो फ्लावर है वो कहां पर उग रहा है, कहां पर लग रहा है, एक्सियल है या टर्मिनल है, ठीक है, कहां पर इसकी पोजीशन है। तो ये सात आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 क्वालिटीज थी, इस पर इन्होंने रिसर्च किया। किन्होंने? ग्रेगर जॉन मेंटल में। तो 7 टाइप्स ऑफ क्वालिटीज जो पी थी उस पर इन्होंने रिसर्च करते हुए 3 नियम दिए। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। अब एक एक करके इन नियमों को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या मतलब होता है कि जब पेरेंट की अगर हम बात करें कि जो नई प्रजाति बनती है उसमें एक मेल और एक फीमेल होता है, तो जब शुद्ध कैरेक्टर वाले जो पेरेंट्स थे और उनके जो कैरेक्टर विपरीत लक्षण थे, उनमें जो ट्रेट्स थे वो अलग थे, जब इनके बीच मेटिंग होती है, क्रॉस होता है, तो जो अगली पीढ़ी होती है, जो F1 पीढ़ी होती है, तो उनकी उन संतानों में जो एक ट्रेट्स आता है उनमें केवल एक ही ट्रेट देखने को मिलता है। यानी कि माता और पिता के मध्य जब क्रॉस होता है, मेटिंग होती है, तो जो F1 पीढ़ी में जो संतानें उत्पन्न होती हैं तो उनमें कोई एक ही ट्रेट्स जो है हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर बात करें कि दोनों के ट्रेट्स जब मिक्स होते हैं तो उनमें से कोई एक ट्रेट्स, कोई एक लक्षण जो होता है वो प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है, वही लक्षण अगली पीढ़ी के संतानों में हमें देखने को मिलता है। मोटे तौर पर इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, यानी कि प्रभुत्व का नियम कहते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण की हम बात करते हैं। पृथक्करण का जो नियम है ये क्या कहता है, अगर इसकी हम बात करें तो ये कहता है कि जो भी F1 जनरेशन होती हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो F1 जनरेशन में क्या होता है कि केवल वही कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं कि जो कि डोमिनेंट होते हैं। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एलील, बेसिकली एक शब्द आएगा एलील, इसको समझ लीजिए कि एलील क्या होते हैं, तो इसको आपको समझने में आसानी होगी। एलील बेसिकली क्या होते हैं, पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है, जीन्स के जोड़े होते हैं जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, किसी एक लक्षण को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है, जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है, तो एलील्स की अगर बात करें तो सेल डिवीजन में क्या होते हैं, गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। तो जो गैमीट्स बनते हैं सेल डिवीजन के बाद, तो एक एलील इसमें और एक एलील इसमें, दो गैमीट्स जो बनते हैं अलग अलग, तो उनमें एक एक एलील जो है चला जाता है, यानी कि सेग्रीगेशन, इसी को पृथक्करण का नियम करते हैं। एलील क्या होते हैं, पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, पेयर यानी कि जोड़े में होते हैं। तो एक सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, तो एक एलील इसमें जो ये पेयर है, एक इसमें चला जाता है और एक इसमें चला जाता है, इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब होता है, अब यहां पर देखिए जो ये गैमीट है और ये गैमीट है, तो ये जो एलील इसमें चला गया है तो ये इससे बिल्कुल स्वतंत्र होगा और ये इससे बिल्कुल स्वतंत्र होगा, यानी कि ये अपना प्रभुत्व इसके ऊपर नहीं दिखाएगा और ये अपना प्रभुत्व इसके ऊपर नहीं दिखाएगा। इसी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र रूप से ये अपने कैरेक्टर्स को शो करते हैं, किसी दूसरे को वो ये डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ये 3 नियम थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के, जो कि मेंडल के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न का जो सही उत्तर आप देखिएगा गार्डन मटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल ऑफ द एबव। मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत आधारित है वनस्पतिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, यौन प्रजनन और उपरोक्त। तो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। भाई सेल डिवीजन कहां पर होती है, सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो जहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, जहां पर एलील्स चले जा रहे थे, तो यहां पर यह पूरा का पूरा सेल जो था, मेटिंग, क्रॉसिंग की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन की वैसे 3 तरह के हम देखने को मिलते हैं प्लांट्स में, तो यहां पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर इन्होंने सिद्धांत इनका आधारित था, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाज बेस्ड ऑन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि यह जो था लैंगिक प्रजनन के आधार पर यह आधारित था। अगला प्रश्न देखते हैं, जीनोम मैपिंग रिलेट्स टू ब्लड ग्रुपिंग, मैपिंग ऑफ जीन्स, मैपिंग ऑफ नर्व सेंटर्स, मैपिंग ऑफ ब्रेन। तो जीनोम मैपिंग का संबंध है रक्त समूहन, जीन का मानचित्रण, तंत्रिका केंद्रों का मानचित्रण, मस्तिष्क का मानचित्रण। अब यहां पर एक शब्द आ रहा है जीनोम,
जीनोम क्या है? बेसिकली कंप्लीट सेट ऑफ जीन, ठीक है। तो कंप्लीट सेट ऑफ जीन है तो यहां पर हमें जीन से ही संबंधित होगा। तो जीनोम मैपिंग का मतलब हो गया क्या कि जीन का मानचित्रण, यानी कि जीन मैपिंग। जीन मैपिंग बेसिकली होती क्या है? जीन मैपिंग बेसिकली जो हमारा जो क्रोमोसोम है उसमें अगर देखें तो जीन की पोजीशन क्या है, पर्टिकुलर जीन की पोजीशन क्या है और जीनों के बीच कितनी दूरियां हैं, कहां कहां पर ये लोकेटेड है, बेसिकली जीन मैपिंग हम इसी को कहते हैं। तो जीन मैपिंग बेसिकली क्या है? इट इज अ मेथड यूज फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द जीन्स एंड रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, यानी कि दो जीनों के बीच कितनी दूरी है, साथ ही साथ कोई पर्टिकुलर जीन्स जो है ये कहां पर पूरे जीनोम में हम बात करें तो कहां पर स्थित है, यही एक मेथड है, इसके माध्यम से इसका पता लगाया जाता है। अब इस पूरे जीनोम मैपिंग का एसेंस क्या है, हम क्यों जीनोम मैपिंग करते हैं? तो इसमें बेसिकली जीनोम मैपिंग टू प्लेस अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स ऑन टू दियर रिस्पेक्टिव पोजीशन, यानी कि जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पर प्लेस करने के लिए ही, यानी कि उनके स्थानों का सही तरीके से निर्धारण कर सके और उसको वहीं पर प्लेस किया जा सके, तो इसीलिए हम इसको जीन मैपिंग करते हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर्स कम इन ऑल फॉर्म्स। मॉलिक्यूलर मार्कर्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। बेसिकली मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या होते हैं? डीएनए के एक फ्रैक्शन होते हैं, डीएनए के एक सेगमेंट होते हैं जो कई सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मार्कर देखिए क्या इनका रोल हो सकता है? जीनोम मैपिंग में हो सकता है, जीनोम पिरामिडिंग में हो सकता है, हाइब्रिड प्योरिटी में, पेरेंट लाइन आइडेंटिफिकेशन में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इनका इस्तेमाल किया जाता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इन तमाम चीज़ों में मॉलिक्यूलर मार्कर का प्रयोग किया जाता है। जीन कैन बी व्यूड एज वन स्पेशल टाइप ऑफ जेनेटिक मार्कर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोम मैप्स एंड मैप्ड द सेम वे एज एनी अदर मार्कर्स। कहने का मतलब यही है कि जो जीनोम मानचित्रण है इसमें किसी जीन को एक विशेष प्रकार के आनुवांशिक मार्कर के रूप में देखा जा सकता है और किसी भी अन्य मार्कर की तरह ही मैप भी किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो जीन मैपिंग का क्वेश्चन है यही है कि जो जीन है वो कहाँ पर स्थित है और कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से अलग अलग जीनों के बीच कितनी दूरी है, ये किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो मॉलिक्यूलर मार्कर है उनको रिस्पेक्टिव पोजीशन पर प्लेस कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रश्न का जो सही उत्तर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जीन का मानचित्रण ही जीन मैपिंग, जीनोम मैपिंग कहलाता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, न्यूक्लियस हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई कहलाती है। इकाई पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है। अगर सेल के अंदर आप डीएनए को देखें तो कुछ इस तरह, कभी आप किसी सेल को देखें, चाहे वो वनस्पति मतलब प्लांट सेल देखें या एनिमल सेल देखें, तो इस तरह से जो सेल होता है जब आप उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको नारंगी कलर के कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। और ये जो बेसिकली है पूरा का पूरा ये डीएनए है जो डबल हेलिक्स होता है, जिसे वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। इस पर एक थिन थ्रेड जैसी संरचना मिल जाती है, तो इसी को हम क्रोमोसोम बोल देते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर बीट टाइप आपको दिख रहा है तो ये एक जो होता है एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मान लीजिए ये वाला जो है हमारे आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे क्या कहते हैं हेयर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अलग अलग जो यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये पर्टिकुलर जो एक यूनिट है यही जो है आनुवांशिकता की इकाई कहलाती है, ठीक है। जो जीन है एक सिंगल यूनिट होती है वो डीएनए की, इसी को हम आनुवांशिकता की इकाई कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन्स विच कंसिस्ट ऑफ डीएनए। डीएनए की बनी होती है, डीएनए की एक सिंगल यूनिट होती है। जीने आर द जेनेटिक मटेरियल एंड यूनिटी ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। तो मनुष्यों में अगर बात करें तो जो जीन का आकार है कुछ सौ डीएनए से लेकर के लगभग 2 मिलियन से अधिक आधारों तक हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिस की बात हम कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए कि जो डीएनए के अंदर एक सिंगल यूनिट होती है उसी को हम जीन कहते हैं, जो अलग अलग कलर्स के लिए, अलग अलग रोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम इसको हम जीन ही कहते हैं कि जो कि हमारे आनुवांशिकता की इकाई के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है जीन इज, क्या है जीन? अभी मैंने बताया अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए एंड हिस्टोन, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन, ऑल ऑफ द अबव। क्या है इसका? आप सही उत्तर बताइए, आपको पता होना चाहिए। जीन बेसिकली क्या है? डीएनए का एक खंड है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। अब चूंकि यहां पर आप देखिए कि ऑप्शन जो दिया हुआ डीएनए, हिस्टोन, हिस्टोन क्या है? प्रोटीन है, तो इसमें नहीं है। आरएनए की बात हम कर सकते हैं क्योंकि वो भी आनुवांशिक पदार्थ है,
लेकिन यहाँ पर हिस्टोन जुड़ा हुआ तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, उपरोक्त सभी होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो जो डीएनए का एक खंड अगर हम बात करें, बेसिकली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, यही प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इन ईच क्रोमोसोम डीएनए हैज अ वेरी लॉन्ग एंड कॉइल्ड मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड जीन्स। ठीक है, क्रोमोसोम, इसको आप समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए इस तरह से इसको समझिए, क्रोमोसोम ये है, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और डीएनए के अंदर ये छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं इन्हीं को हम जीन कहते हैं। तो ये समझने की कोशिश करिए, ठीक है, इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। जनरली अ जीन कंटेन्स 5000 टू 1 लाख पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स ऑफ डीएनए। ठीक है, मोनोमर्स क्या होते हैं? बहुलक। पॉलीमर क्या होते हैं? जब मोनोमर जुड़ते चले जाते हैं तो पॉलीमर उसे कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? ये बेसिकली अगर देखें तो नाइट्रोजनस बेस के अणु होते हैं। अभी हम डीएनए के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि डीएनए कैसे मिलकर के बना होता है, तो वहां पर न्यूक्लियोटाइड के बारे में बातचीत हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि डीएनए, डीएनए का एक खंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आर, इट इज ऑलवेज यूनिवर्सल, it is triplet of nucleotides bases corresponding to 20 amino acid, it is non-overlapping, non-ambiguous and commaless, it has start and stop codon। अनुवांशिक कोड की विशेषताएं हैं, यह सदैव सार्वभौमिक है, यह 20 अमाइनो एसिड के अनुरूप न्यूक्लियोटाइड आधारों का त्रिक है, यह गैर अतिव्यापी, गैर अस्पष्ट और अल्प विराम रहित है, इसमें स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो अनुवांशिक कोड बेसिकली क्या है? कोड क्या होता है? कोड बेसिकली एक तरह से देखें तो सूचना होती है। बेसिकली अनुवांशिक कोड की बात करें कि जो कि ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म, इन्हें हम कोडॉन कहते हैं। इनके पास इंफॉर्मेशंस होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें दो तरह के कोडॉन्स हमें देखने को मिलते हैं, एक स्टॉप कोडॉन होता है और एक होता है स्टार्ट कोडॉन। अब यहाँ पर देखें तो बेसिकली टोटल अगर हम बात करें तो 64 कोडान हमें देखने को मिलते हैं, जो कि 20 तरह की अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पर आप देखिए न्यूक्लियोटाइड आधारों का त्रिक माना जाता है। तो यहाँ पर ये एक यूनिवर्सल होता है कोडॉन की अगर हम बात करें तो ये यूनिवर्सल होता है, साथ ही साथ 20 अमाइनो, ये वाला भी सही है। और इसमें अगर देखें तो कोई ओवरलैपिंग या नॉन एम्बिगुअस या कॉमालेस, ये बिल्कुल कॉमालेस होते हैं, कोई भी इनके बीच अगर देखें तो कॉमा वगैरह नहीं होता। इट स्टार्ट्स एंड स्टॉप कोडान। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो जेनेटिक कोड की बात करें, जेनेटिक कोड की सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय द लिविंग सेल टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में ये काम आता है। इनकोडेड विद इन दी जेनेटिक मटेरियल कहां पर होते हैं? आरएनए और एमआरएनए में। मैसेंजर एमआरएनए, एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए, जो कि मैसेज यानी कि इंफॉर्मेशंस को लेके जाता है इनटू प्रोटीन्स। ठीक है, एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन्स ही होते हैं। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक, तो अब इसके अगर दूसरे वर्ड में देखें तो जेनेटिक कोड में बी डिफाइंड एज द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए और एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड्स रीड्स एट 3 लेटर वर्ड्स और कोडॉन। चूंकि जिसमें देखें तो ये ट्रिपलेट के फॉर्म होते हैं, तो इसे 3 लेटर वर्ड्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या इसका एक अन्य नाम है कोडॉन, जैसा मैंने पहले बताया, तो इसे कोडॉन के नाम से भी जानते हैं। दैट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में अमाइनो एसिड का क्या सीक्वेंस होगा, ये डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, कैसे डिटरमाइन करते हैं? क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि ट्रांसलेट करते हैं। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस देखते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो अमाइनो एसिड किस फॉर्म में क्या सीक्वेंस होगा उसमें, तो ये कोडॉन के अंदर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद होती है। इसीलिए ये इंफॉर्मेशन, इसे यूनिवर्सल कहा जाता है, ये चेंजेस नहीं होते हैं। तो इस तरह से डबल हेलिकल जो वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, तो इसमें देखिए बेसिकली क्या इसमें जो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड हमें देखने को मिलते हैं, एडिनोसिन, गोवासिन, थाइमीन एंड साइटोसिन। ठीक है, यूरासिल जो होता है वो आरएनए में होता है, वो डीएनए में एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए गोवासिन, साइटोसिन, यूरासिल, तो यहाँ पर सॉरी कोडॉन 1, तो ये ट्रिपलेट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल 64 कोडॉन होते हैं। अब ये आरएनए का है, माफ कीजिएगा मैंने इसको डीएनए का बोल दिया, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ये आरएनए है। तो यहाँ पर राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसलिए यहाँ पर यूरासिल मौजूद है। अगर ये डीएनए का होता तो यहाँ पर यूरासिल जो है एब्सेंट होता। ठीक है, चलिए 64 कोडॉन होते हैं, मैंने पहले बता दिया। 20 अमाइनो एसिड के लिए ये सिग्नल्स को
इनिशिएट करते हैं। और यहाँ पर देखें अमाइनो एसिड में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ईच ट्रिपलेट कोडान स्पेसिफाइज वन अमाइनो एसिड। तो जो ट्रिपलेट है या कोडान है एक वन अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफाई करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर और स्टार्ट सिग्नल्स और स्टॉप सिग्नल्स। तो स्टार्ट्स के लिए ये एक सिग्नल होते हैं और ये तीन, टोटल अगर 4 कोडान की हम बात करें तो यहाँ पर स्टॉप सिग्नल्स की बात करें तो 3 कोडान हमें देखने को मिलते हैं। आप आगे यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉप कोडान्स को UAA, UAG और UGA। ठीक है, तो इसको आप रट लीजिए, याद रख लीजिए कि कौन से स्टॉप कोडान होते हैं, सीधे सीधे पूछ सकता है। और AUG वाला जो होता है ये स्टार्ट कोडान होता है। ठीक, चलिए इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। चेंज इन द बेस सीक्वेंस विथ इन अ जीन इज कॉल्ड। ठीक है, कि जब बेस सीक्वेंसेस में अगर हम बात करें तो चेंजेस हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, म्यूटेशन, क्लोनिंग, फ्यूजन या ब्रीडिंग। ठीक है, किसी जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, उत्परिवर्तन, क्लोनिंग, संलयन या फिर प्रजनन। ठीक, तो आपको ये बताना है जब किसी भी क्या कह लें कि जीन सीक्वेंस में चेंजेस हो जाते हैं किसी जीन के, तो इसको हम म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। और उत्परिवर्तन कब होता है, यानी म्यूटेशन कब होता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो DNA हो या RNA हो, वो एक्सपोज हो जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट के उसमें, या इसके अलावा कुछ केमिकल एजेंट हैं जो जिनकी वजह से जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। तो ये सारे कारण है म्यूटेशन के। और ये म्यूटेशन जो है क्रमिक होता है, सडन नहीं होता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं भी देखी गई हैं कि अगर कोई केमिकल है जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को चेंज करता है, सीक्वेंसेस को चेंज करता है, तो अगली पीढ़ी में हमें देखने को मिल जाता है। तो ये बेसिकली क्या कहें कि जब बेस सीक्वेंसेस में चेंजेस देखने को मिलता है तो इसे हम म्यूटेशन के रूप में जानते हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा म्यूटेशन हो जाएगा। बेसिकली जीन की क्या बात करें कि ये एक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है, ये आपको पहले बताया जा चुका है और आपको पता ही होगा। चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विथ इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो यहां पर म्यूटेशन देखिए क्या है कि इट इज द चेंज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन रिजल्टिंग इन अ वेरिएंट फॉर्म दैट मे बी ट्रांसमिटेड टू द सब्सिक्वेंट जनरेशन। अब ये म्यूटेशन जो है जिसकी जो बेस सीक्वेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये निगेटिव भी हो सकते हैं। ज़्यादातर इसमें अगर देखें कि ह्यूमन बॉडीज़ में अगर हम ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ भी कभी कभी हमें देखने को मिलती है किसी में, तो ये म्यूटेशंस की वजह से हो सकते हैं। म्यूटेशन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द ऑल जेनेटिक वेरिएशन। बेसिकली ये हमारे जेनेटिक जो मटीरियल है उसके सीक्वेंसेस में चेंजेस की वजह से होता है। तो इसलिए बहुत सारी भिन्नताएँ अलग अलग अगली पीढ़ी में देखने को हमें मिलती है जो कि पिछली वाली पीढ़ी में नहीं होती है। प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल ऑन विच एवोल्यूशनरी फोर्सेस सच एज नेचुरल सिलेक्शन कैन एक्ट। तो यहाँ पर ये एवोल्यूशनरी फोर्सेस की अगर बात करें जो जैविक विकास के संदर्भ में जो भी फोर्सेस काम कर रहे होते हैं जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन, तो यहाँ पर इसकी वजह से भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन की वजह से कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई कि जो अगली पीढ़ी है उसमें कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटी आ गई कि जो वातावरण या एटमॉस्फेयर में वो रहने के लायक ना हो, उसको अडॉप्ट ना कर पाए। तो बेसिकली ये एक बेस बन जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से प्रकृति में वो नहीं रह पाता, सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इस तरह की घटनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हेरिडिटरी सिम्टम्स आर मूव्ड इन द डिसेंडेंट्स ऑफ क्रिएचर बाय राइबोसोम, क्रोमोसोम, प्लाज्मा या फिर लाइसोसोम। प्राणियों के वंश में वंशानुगत लक्षण स्थानांतरित होते हैं, राइबोसोम, गुणसूत्र, प्लाज्मा या लाइसोसोम। तो यहाँ पर वंशानुगत लक्षण किसके द्वारा होगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे आप क्रोमोसोम मान लीजिए, इसमें DNA मान लीजिए, उसमें छोटे छोटे जो सेगमेंट हैं जीन, तो चाहे क्रोमोसोम हो, चाहे DNA हो, चाहे जीन हो, ये क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। तो यहाँ पर क्या है कि वंशानुगत हेरिडिटरी सिम्टम्स की बात कर रहा तो किसमें? और राइबोसोम में नहीं होगा, प्लाज्मा में नहीं होगा, लाइसोसोम में नहीं होगा। तो राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर गुणसूत्र हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है कि इन द डिसेंडेंट्स ऑफ क्रिएचर द हेरिडिटरी सिम्टम्स आर मूव्ड बाय द क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम्स के जो होते, क्रोमोसोम्स किससे बने होते? बेसिकली प्रोटीन से बने। तो क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारी कोशिका है, कोशिका की अगर मान लीजिए एक कोशिका है तो कोशिका में कुछ ऐसे लिक्विड भरा होता है जहां पर सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, अब यहां से लेकर ये यहां पर आप देखिए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसी में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में देखें तो न्यूक्लियोलस होती है, उसके अलावा क्रोमैटिन्स होते हैं। ठीक, तो न्यूक्लियस में जो भी फ्लूइड भरा होता है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस जिस प्रोटीन से बना होता है इसे हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो क्रोमैटिन हो, क्रोमोसोम्स हो, जो DNA, तो बेसिकली इसी को हम किसको कहेंगे? इट इज कंपोज्ड ऑफ अ न्यूक्लियोप्रोटीन। तो यहाँ
यहाँ इससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के यहाँ तक जो भी फ्लूइड होता है इसे हम साइटोप्लाज्म को या कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक। लेकिन यहां पर जो ये लिक्विड हमें देखने को मिलता है इसे हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये जो हमारा क्रोमोसोम है ये न्यूक्लियोप्रोटीन से मिल करके बना होता है। और क्रोमो शब्द की जो सबसे पहले अगर बात करें किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया तो वोल्डेयर के द्वारा, एक साइंटिस्ट थे वोल्डेयर जिनका नाम है, ये याद रखिएगा कि द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय द वोल्डेयर। द स्मॉल पीसेज ऑफ द क्रोमैटिन ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ सेल्स आर नोन एज क्रोमोसोम्स ऑन विच जीन्स आर फाउंड। तो यही है कि कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमैटिन के छोटे छोटे टुकड़ों को क्रोमोसोम कहा जाता है जिन पर जीन पाए जाते हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कहाँ पर क्रोमोसोम और क्रोमैटिन पाए जाते हैं, तो और यहाँ कैसे इस तरह से ये न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग सेल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोटीन, डीएनए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन या फिर डीएनए? तो बिल्कुल डीएनए ही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। डीएनए की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डीएनए को मीशर नामक एक साइंटिस्ट ने देखा था, आइसोलेट किया था। तो पहली बार अगर हम बात करें तो डीएनए को किसने देखा या डीएनए शब्द का इस्तेमाल अगर देखें तो मीशर के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके जो डबल हेलिकल मॉडल है इसे वॉटसन और क्रिक के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, उनके द्वारा हमें बताया गया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। डीएनए की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से ये 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। इसमें अगर इसकी जो पूरी की पूरी बैकबोन देखें तो ये क्या कहते हैं, इसकी बैकबोन जो है बनी होती है किससे, शुगर से बनी होती है, डीऑक्सीराइबोज जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पेंटोज शुगर जिसे कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज बेसिकली या पेंटोज शुगर, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर अगर देखें जो शुगर होती है वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर कार्बन लगा होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है पेंटोज शुगर होती है। डीऑक्सीराइबो, डीएनए का फुल फॉर्म क्या, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए का क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहां पर देखें तो एक तो ये शुगर हो गया जो इसकी पूरी की पूरी बैकबोन बनाता है, इसके अलावा इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा होता है। इसके बैकबोन की बात करें जो डीएनए बैकबोन है, किससे मिलकर के बना होता है, शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, या फॉस्फेट ही कह लीजिए। इसके अलावा क्या होता है, इसमें 2 चीजें हो गई, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तीसरा क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। तो डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस होते हैं अगर हम देखें, एडिनोसिन, थाइमीन, गोवासिन, साइटोसिन, ठीक। तो इनके बीच बॉन्ड होता है, इसमें 3 बॉन्ड होता है, इसमें 2 बॉन्ड होता है। जबकि हम आरएनए की जब बात कर रहे होते हैं तो वहां पर यूरासिल होता है, यूरासिल जो है डीएनए में एब्सेंट होता है। तो बेसिकली किस किस से मिलकर के बना हुआ है डीएनए, शुगर से, फॉस्फेट पे ग्रुप से और नाइट्रोजिनस बेस एडिनोसिन, थाइमीन, गोवानिन और साइटोसिन, ये इन्हें हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा। अब एक शब्द आता है न्यूक्लियोसाइट। न्यूक्लियोटाइड तो मैंने आपको बताया, न्यूक्लियोटाइड। एक है न्यूक्लियोसाइट। तो न्यूक्लियोसाइट क्या होते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ढूंढिएगा जरूर, पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो जानने की कोशिश करिएगा कि न्यूक्लियोसाइट क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड से मिलता ही जुलता है, थोड़ा सा अंतर होता है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करिएगा। तो आई होप थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पे जो आपके लिए जरूरी है डीएनए के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया। बेसिकली डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन व्हाइल आरएनए डायरेक्टली कोड्स फॉर अमाइनो एसिड and acts as messenger between DNA and ribosomes to make protein। तो आरएनए की बेसिकली अगर हम बात करें, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर और ट्रांसफर करने की किसके द्वारा होता है, तो डीएनए। अब क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है? वो जो क्या कहते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो इंफॉर्मेशन है वो कैरी नहीं करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर डीएनए को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि अब आरएनए को इसलिए भी अगर हम ह्यूमन बींग्स में बात करें तो डीएनए ही है।
आरएनए के संदर्भ में अगर बात करें तो कुछ ऐसे वायरस जैसे टोबैको वायरस, वहां पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वहां डीएनए एब्सेंट होता है, वहां पर आरएनए मौजूद होता है। तो वहां पर अगर देखें तो इस तरह की जहां पर आरएनए मौजूद होता है तो वहां पर आरएनए जो है इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करता है अगली जनरेशंस में। तो यहां पर ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो डीएनए ही जो इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने का ये एक हाउस होता है एक तरह से कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में स्टोर होती है और ये ट्रांसफर होती है अगली पीढ़ी में। ठीक वहीं आरएनए की बात करें तो इसके पास एमाइनो एसिड के लिए जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो उससे रिलेटेड जो है कोड्स होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ के हाउएवर स्टडी शोज दैट आरएनए रिप्लेसेस डीएनए इन सम वायरसेस लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस और यहाँ पर क्यूबी बैक्टीरियोफाजिस एक्सेट्रा। सो नॉट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज डीएनए as their hereditary material. Some have RNA, but DNA is the predominant one and is the majority of higher level organism. RNA plays the role of a messenger. तो यानी कि जो यहाँ पर यही कह रहा है कि जो हाई लेवल के ऑर्गेनिजम्स है जिनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा जटिल है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पर बेसिकली आरएनए क्या करता है, एज अ मैसेंजर ही अपनी भूमिका निभाता है। जबकि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने और उन्हें पास ऑन करने के लिए कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अगली जनरेशन में वो डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पर जेनेटिक मटीरियल के रूप में डीएनए मौजूद नहीं होता है, तो वहाँ पर जब आरएनए होता है तो ये काम आरएनए के द्वारा किया जाता है। बेसिकली आरएनए डीएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन यहां पर अगर क्वेश्चन में आरएनए डीएनए दोनों दिया है तो हम डीएनए को प्रीफर करेंगे। यहां पर प्रोटीन दिया हुआ है, हार्मोन दिया है, एंजाइम दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। डीएनए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बातचीत कर लेते हैं। एक बार डीएनए के थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लीजिए। ये डबल हेलिकल मॉडल है, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, गुआसिन, ये मैंने आपको पहले ही बताया। ये यहाँ पर आप देखिए तो ये जो येलो कलर थी ये फॉस्फेट बैकबोन है। अब ये देखिए कि ये है किसमें कह रहा है कि एडेनोसिन और थाइमीन में अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड बनता है। देखिए कलर से आपको समझ में आ रहा होगा। वहीं अगर देखिए तो साइटोसिन और गुआसिन के बीच में जो है बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से ये डबल हेलिक्स जो डीएनए है इसका निर्माण होता है। पेंटोज शुगर इसमें भी लगी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डीएनए मेक्स इट्स यूनिक suited to store and transmit genetic information from generation to generation. Complementary of the two strands, double helix, number of base pairs per ton, sugar phosphate backbone। ठीक, डीएनए की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसे आनुवांशिक जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी संग्रहित और प्रसारित करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त बनाती है? तो क्या इसका उत्तर होगा, आप बताइए फटाफट। अगर आपको पता है तो, नहीं है तो मैं तो आपको ही बताऊंगा। देखिए बेसिकली डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में अभी हमने यहाँ पर बातचीत की। तो डीएनए बेसिकली क्या है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। किससे मिलकर के बना है? शुगर से बना है, फॉस्फेट से बना है और नाइट्रोजनस बेस से बना है। नाइट्रोजनस बेस में कौन कौन से है? एडेनोसिन जो कि बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ, गोवानिन जो कि बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें आपको यहां तक समझ में आई होंगी। अब बेसिस की अगर बात करें, बेसिस जो है बेसिकली जो डीएनए है उसके अंदर होते हैं और बैकबोन में आपको फॉस्फेट और शुगर देखने को मिलती है। मान लीजिए जो हमारी बॉडी है, जो अभी अपीयरेंस है, ये क्या है? एक फॉस्फेट है और जो शुगर है। लेकिन जो बॉडी के इनसाइड जो चीज़ें हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो नाइट्रोजनस बेस है। इसे आप ऐसे समझने की कोशिश करें, दे आर बेसिकली ओरिएंटेड सच दैट हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स ऑन अपोजिट चेन। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये बने होते हैं कि जो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस हमें देखने को मिलते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। तो यहां पर देखिए सॉरी, तो जो नाइट्रोजनस बेस हमने बताया अभी तक उसमें प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स होते हैं। ठीक है, तो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन के अंतर्गत यहां पर आप देखिए कि किस तरह से अरेंजमेंट होती है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो उनके बीच बन सके। ठीक है, द बेस पेयरिंग इज वेरी स्पेसिफिक। मैंने पहले ही बताया कि एडेनिन जो बेस पेयरिंग हो रही है, ए जुड़ेगा किसके साथ? टी के साथ, और जो गोवासीन है वो किसके साथ जुड़ेगा? टी किसके साथ जुड़ेगा? जी गोवासीन, ये साइटोसिन के साथ ही जुड़ेगा। और यहाँ पर जो अमाउंट होता है वो लगभग इक्वल देखने को मिलता है, यानी कि जितने भी एडेनोसिन होंगे उतने ही थाइमीन होंगे, जितने गोवासीन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे, जिससे कि जो बॉन्डिंग है वो एक स्पेसिफिक हो, अलग ना हो। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक बेस पेयरिंग द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच। ठीक है, तो इसी स्पेसिफिक बेस पेयरिंग की वजह से जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी कि ये जो बेस पेयर आपको देखने को मिल रहे हैं
ये और ये मान लीजिए 1 है और ये जो 2 है ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है, इनके बीच जो इस तरह से बॉन्डिंग होती है, और यहाँ पर एडेनोसिन, गोवासिन, थायमिन और साइटोसिन जो है इनके बीच जो बेस पेयरिंग हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, इसीलिए ये दोनों स्ट्रैंड जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न का जो सही उत्तर आप देखिए क्या हो जाएगा, तो दो स्ट्रैंड्स की पूरकता यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे तो इसमें गड़बड़ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो आनुवांशिक जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी संग्रहित और प्रसारित करने का जो कार्य है ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब बेसिस ही अगर देखें कि बेसिस में ही अंतर आ जाएगा और इनकी बॉन्डिंग जो है स्पेसिफिक नहीं होगी तो अल्टरेशंस आने लगेंगे बहुत ज़्यादा, उसमें वेरिएशंस आ जाएंगे, जिससे कि जेनेटिक मटेरियल को आगे पास ऑन करने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ। लैंगिक प्रजनन अनुवांशिक भिन्नता का कारण बनता है, क्यों? ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, क्रोमोसोमल चेंजेस, शफलिंग ऑफ जीन्स, ऑल ऑफ द एबव। जीन का सम्मिश्रण, गुणसूत्र परिवर्तन, जीन का फेरबदल या उपरोक्त सभी। क्या इसका सही उत्तर होगा, आप बता सकते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में जो अनुवांशिक, यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि अनुवांशिक भिन्नता यानी कि जो वेरिएशंस आ रहे हैं जेनेटिक लेवल पर वो किसकी वजह से होते हैं? क्या है कि जीन, अब यहाँ पर देखिए जीन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए। क्रोमोसोम, इसकी भी बात कर रहा है। तो तीनों में अगर देखिए जीन क्रोमोसोम की बात हो रही है। अब क्रोमोसोम भी क्या है, अनुवांशिक मटेरियल है। जीन भी क्या है, अनुवांशिक मटेरियल है। डीएनए होता तो वो भी अनुवांशिक मटेरियल है। तो यानी कि किसी भी तरह का चेंजेस, चाहे वो क्रोमोसोम में आए, चाहे वो डीएनए में आए, चाहे वो जीन में आए, अगर जब इनमें चेंज आता है तो जो अनुवांशिक भिन्नता है, जेनेटिक वेरिएशंस है, वो हमें देखने को मिलेगी। इसलिए ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट सेल, ईच पेरेंट गिव्स सम ऑफ द ट्रेट्स दैट इज कैरेक्टरिस्टिक टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, दोनों ही माता पिता की अगर बात करें तो उनके जो लक्षण है अपने संतानों में, अगली पीढ़ी में देखने को मिलते हैं, दोनों ही तरफ से, चाहे पेरेंट्स की साइड हो चाहे वो माता का साइड हो, मदर का साइड हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, क्रोमोसोमल चेंजेस और शफलिंग ऑफ जीन्स। तो तीनों ही इसके सही कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला सवाल है, हु फर्स्ट आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन मॉलिक्यूल, यानी डीएनए की जो स्ट्रक्चर की बात करें तो किसने जीन अणु यानी डीएनए की संरचना की रूपरेखा सबसे पहले किसने बताई? तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर मघनाद शाह, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस, डॉक्टर जेम्स वॉटसन एंड डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यह जो इनकी रूपरेखा डीएनए की जो मॉडल दी गई थी डबल हेलिक्स, वो जेम्स वॉटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से अवार्ड भी मिला गया था। 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज भी इसके लिए दिया गया था। बेसिकली जेम्स डेविसन वॉटसन जो है ये एक अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे, जेनेसिस्ट थे और जूलॉजिस्ट थे, और इन्हें बेस्ट नोन एज वन ऑफ द co-discoverer of the structure that is double helix model of DNA in 1953 with फ्रांसिस क्रिक। तो फ्रांसिस क्रिक के साथ इनके को वर्कर के रूप में या को डिस्कवरर के रूप में ये काम कर रहे थे, और इन दोनों ने मिल करके डबल हेलिक्स का जो मॉडल है डीएनए का, वो उसके बारे में हमें बताया। डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा किया जाए, और इसके लिए 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज भी अवार्ड्स देकर के सम्मानित भी किया गया था। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड, वॉटसन एंड क्रिक, एच.जी. खुराना, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पर ज्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, हरगोविंद खुराना इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ जीन, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन, नन ऑफ दीज। प्रोटीन का संश्लेषण, जीन का संश्लेषण, नाइट्रोजन का संश्लेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को भी जो है नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया गया था। इनको अगर बात करें तो प्रोटीन्स के संश्लेषण के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया था। बेसिकली नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन इन 1968 वाज अवॉर्डेड जॉइंटली, किसको किसको दिया गया था? रॉबर्ट डब्ल्यू होले, डॉक्टर हरगोविंद खुराना एंड मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग फॉर दियर इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एंड फंक्शन ऑफ द डीएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में जो
क्या कह लें कि क्या फंक्शन है डीएनए का या जो जेनेटिक कोड है, कि इसके लिए इन्हें जो है मेडिसिन या फिर कह लें फिजियोलॉजी के अंतर्गत, फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इन्हें 1968 में दिया गया था। इनके साथ साथ कौन थे, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट डब्ल्यू हॉले और इसके अलावा मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग थे। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस को लेकर के इन्हें नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया गया था। इसकी खोज इन्होंने की थी, यानी प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, अगला प्रश्न है, हु डिलीवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल, टॉमस हंट मॉर्गन, बारबरा मैकलिंटॉक, वॉटसन एंड क्रिक। तो जंपिंग जीन की बात करें तो ये बारबरा मैकलिंटॉक के द्वारा दिया गया था। बेसिकली जो कॉर्न होता है, कॉर्न, इन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, उसमें स्टडी किया कि देखा कि जो एक जीन है, एक क्रोमोसोम की जो लोकेशन होती है एक जगह से दूसरे स्थान पर वो जंप करता रहता है, इसीलिए जंपिंग जीन इसे कहा गया। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, ट्रांसपोजॉन्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बारबरा मैकलिंटॉक के द्वारा इसके बारे में बताया गया था। बारबरा मैकलिंटॉक डिलीवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन्स। शी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1983 फॉर दिस स्पेशल रिसर्च इन मेडिकल साइंस व्हाइल स्टडिंग हेरिडिटी इन द कॉर्न प्लांट। तो कॉर्न प्लांट के बारे में जब ये आनुवांशिकता के ऊपर रिसर्च कर रही थी तो इन्होंने जंपिंग जीन, जिन्हें ट्रांसपोजॉन्स भी कहते हैं, उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया। या क्या इसका क्या मतलब था? ही सॉ दैट सम हेरिडिटरी एलिमेंट्स, यानी हेरिडिटरी एनिमल्स का मतलब है जीन, ठीक है, हेरिडिटरी एनिमल्स जीन्स होते हैं, आर एबल टू मूव क्रोमोसोम, यानी जो क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये जो हमारा क्रोमोसोम हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कोई जीन है जो ये लगातार लोकेट होता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान बेसिकली जंप करने की कोशिश करता है। तो इसी को हमने जंपिंग जीन या ट्रांसपोजॉन्स का नाम दे दिया था। ठीक है, कि इन्होंने क्या क्या कंक्लूजन किया कि दैट एवरी सेल हैज अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज ट्रांसपोजन विच आर इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट, यानी कि विकास के क्रम में काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। या हेरिडिटरी चेंजेस डन बाय दी जंपिंग जीन किस में किया गया था? जो यहाँ पर कॉर्न के ग्रेन्स थे, तो वहाँ पर कुछ देखिए, देयर आर सम स्पॉट्स, उनको कुछ स्पॉट्स देखने को मिलते हैं कॉर्न के ग्रेन्स में, और इस आधार पर इन्होंने इन जो जीन्स की बात है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से ये स्पॉट इन्हें देखने को मिलते हैं, तो इन्होंने इनको नाम दिया जंपिंग जीन, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। जंपिंग जीन को हम ट्रांसपोजॉन्स के नाम से भी जानते हैं। विच कंपाउंड पेरेंट in DNA is, which compound present in DNA, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज। डीएनए में कौन सा यौगिक मौजूद है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोज या फिर राइबोज। तो डीएनए के नाम की ही हम बात करें, डीएनए का नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो डीऑक्सीराइबोज इसमें प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली एक पेंटोज शुगर होती है। ठीक, ये पेंटोज शुगर होती है, इसका इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो डीऑक्सीराइबोज होता है, यहाँ पर राइबोज इसमें नहीं होता है। ठीक, डीऑक्सीराइबोज इज शुगर फाउंड इन डीएनए, इट इज अ वेरिएंट ऑफ 5 कार्बन शुगर कॉल्ड राइबोज। ठीक है, तो डीएनए इज अ इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल फाउंड मेनली इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक, तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है? तो पेंटोज शुगर पाई जाती है, 5 कार्बन इसमें होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? राइबोजाइम्स आर, क्या है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, नन ऑफ द अबव। डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके नाम में देखिए आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक, राइबोजाइम, जाइम का मतलब है एंजाइम। ठीक है, अब राइबो का मतलब क्या होगा? राइबो का मतलब राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम किससे संबंधित है? प्रोटीन सिंथेसिस से मिला हुआ। तो राइबोजाइम इज बेसिकली अ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम दैट कैटलाइजेज अ केमिकल रिएक्शन। इसीलिए इसको जो है कभी कभी अगर हम बात करें तो इसे कैटालिटिक आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। राइबोजाइम आर फाउंड इन द राइबोसोम वेयर दे ज्वाइन अमाइनो एसिड टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेसिकली ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं यहाँ पर। और थॉमस आर केक एंड सिडनी अल्टमॉन वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। राइबोजाइम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। कौन कौन? सिडनी अल्टमॉन और थॉमस आर केक, या सिच भी कह लें, इसको अलग अलग तरह से हम प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। बेसिकली किससे था यहाँ पर? ये प्रोटीन
सिंथेसिस से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर प्रश्न का जो सही उत्तर आपको देखने को कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन बी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राइबोज जो दिया हुआ है जो कि राइबोसोम से कहले, या फिर देखिए राइबोसोम का बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसमें ये हेल्प करता है। और जाइम की बात करें बेसिकली क्या है, ये कैटलिस्ट का काम करता है, एंजाइम जो होता है। तो यहाँ पर डीएनए, प्रोटीन और इनमें से कोई नहीं, तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प तो करता है, लेकिन ये प्रोटीन नहीं है, बल्कि ये क्या है, आरएनए की बात कर रहे हैं। तो ये आरएनए से जुड़ा हुआ जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो राइबोजाइम इज बेसिकली क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है। और जाइम का मतलब, एंजाइम क्या करते हैं बेसिकली एज अगर देखें तो कैटलिस्ट का काम करते हैं, किसी रिएक्शन को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। तो राइबोजाइम ऐसी मतलब कि ये एक ऐसी मॉलिक्यूल है जो कि बेसिकली अगर हम देखें तो क्या करता है, यहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, उससे संबंधित जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उनको बढ़ाता या घटाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम नंबर इन एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज में क्रोमोसोम बढ़ता है बाई एज, घटता है बाई एज, यानी कि उम्र के साथ साथ बढ़ता है, घटता है, कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज विद द वेट। तो अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम नंबर की, तो वो किसी भी स्पीसीज में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो कांस्टेंट रहता है, एज के साथ ना बढ़ता है ना घटता है, और ना ही वजन वृद्धि या घटने के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अगर देखें तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती है जो अगली पीढ़ी में, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर देखें ट्रांसफ़र होती रहती है, तो क्रोमोसोमल जो हम बात करें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेम देखने को मिलता है। तो ये एक कांस्टेंट होगा, इसका एज के साथ या वेट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम द स्पीसीज टू स्पीसीज बट इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज, और it does not change with age or weight in most animal. However, any change from the typical chromosome number for a species may be due to genetic disorder. अगर कहीं पर भी क्रोमोसोम में वेरिएशंस आता है तो वो बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होगा, अदरवाइज ये पूरा का पूरा कांस्टेंट रहता है। Which of the following does not have 6 chromosome? मंकी, टाइगर, बटरफ्लाई, लिजर्ड। तो निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा लिजर्ड, यानी कि छिपकली में अगर देखें तो 6 क्रोमोसोम नहीं होते। बेसिकली एक स्पीसीज की अगर बात करें, एक जीनस है स्केलोपोरस के बहुत सारे स्पीसीज में अगर हम देखें तो वहाँ पर कैरियोटाइप अगर जब देखते हैं, कैरियोटाइप बेसिकली जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हम उन्हें कैरियोटाइप कहते हैं। तो उनमें क्या होता है, ये सपोर्ट नहीं करता कि वहाँ पर जनरली जो 6 क्रोमोसोम्स होते हैं वो मौजूद नहीं होते हैं मॉर्फोलॉजिकली। तो क्रोमोसोम किसमें एब्सेंट होता है, यहाँ पर लिजर्ड में। तो स्केलोपोरस जीनस की कई प्रजातियों में कैरियोटाइप इस सामान्यीकरण का समर्थन करते हैं कि छिपकलियों में रूपात्मक या मॉर्फोलॉजिकली पहचानने योग्य 6 क्रोमोसोम नहीं होते हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लिजर्ड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमंस? 36, 46, 56 या 26? तो ये आपको पता ही होगा कि मनुष्यों में जो है 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जोड़े की बात हो रही, और टोटल क्रोमोसोम की हम बात करते हैं तो 46 हो जाता है। इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं, जो 23वां पेयर होता है उसी में वेरिएशन होता है, उसी वजह से मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर XX होता है और XY जो होता है मेल में हो जाता है। XX जो क्रोमोसोम जो 23वां जोड़ी है, इसी की वजह से यहाँ पर आप देखिए तो फीमेल हैव 2 कॉपीज ऑफ द X क्रोमोसोम दैट इज XX, while males have 1 X and 1 Y क्रोमोसोम दैट इज XY। XY जो 23वां जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है जिसमें XY होगा वो जाकर के जो अगली पीढ़ी होती है उसमें वो मेल बनता है, और जिसमें X क्रोमोसोम होते हैं X, तो वो जाकर के फीमेल बनते हैं। तो यहाँ पर 23 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, जो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, जो 23वां होता है उसी की वजह से ये बात डिसाइड होती है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं यहाँ पर? 46। ऑप्शन वुड बी बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यानी कि इसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स आर more likely to run the risk of a permanent change in their cell's DNA? Researchers using carbon-14 isotope, X-ray technician, coal miner, dyer and painter। निम्नलिखित में से किस पेशेवर को अपने कोशिका के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का जोखिम होने की अधिक संभावना है? शोधकर्ता, कार्बन
14 आइसोटोप का उपयोग कर रहे हैं। एक्सरे तकनीशियन, कोयला खनिक, डायर और पेंटर। आपको नीचे दिए गए कोडों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। क्या इसका उत्तर होगा, कमेंट सेक्शन में आप दर्ज कर दीजिए। कोई क्वेरी है तो आप इसे पूछ भी सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको हमारा ये जो प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग जो इस प्रोग्राम को शुरू किया है कि सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, ये किस तरह से आपको लग रहा है, इसमें कोई सुधार करने की अगर गुंजाइश है तो आप उसको भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसमें सुधार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आपके सभी के साथ यहाँ पर डिस्कस किया जाए, जिससे कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तो कोई भी तकलीफ, कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कतें ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जाम में सफलता पा सके। हमारी यही मनोकामना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।